बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डील करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम 100 हमारे पास टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिनको हमने डिफरेंट 4 पार्ट के अंदर कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम फर्स्ट 2 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर कर सकें। तो उसके अलावा आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर दो, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जो पीडीएफ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका इसका लिंक चाहिए या जिसको पीडीएफ चाहिए, तो वो व्हाट्सएप की डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप का नंबर होगा जिससे हमसे कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ ले सकता है। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ। तो बेसिकली जो हमें एमसीक्यूज आपके साथ डील करने जा रहा हूँ, ये पंजाब बोर्ड, केपीके बोर्ड, ठीक है, फेडरल बोर्ड, तमाम बच्चों के लिए सेम है, क्योंकि क्लास 10 की बुक जितने भी बोर्ड हैं, एजे के बोर्ड, पंजाब बोर्ड, पिशावर बोर्ड, केपीके बोर्ड, लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, फेडरल बोर्ड, सब में तकरीबन मैथमेटिक्स की बुक सेम है। तो सब बच्चों के लिए ये पीडीएफ है, जो कवर कर लेगा तो इंशाल्लाह उसको ऑब्जेक्टिव पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं सब्जेक्टिव पोर्शन को डील करूंगा, जो टॉप 100 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए आपने मुझे सपोर्ट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाऊं, तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ टर्म इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें बताना है कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी टर्म होती है। तो उससे पहले मैं आपको दो चीजें बता दूं कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो किस्म की होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास दो किस्म की होती है। ठीक है, एक होती है मेरे पास प्योर और एक होती है स्टैंडर्ड। ठीक है, मैं फर्दर बताऊं तो प्योर फॉर्म क्या होती है, मेरे पास x स्क्वायर माइनस 1 प्योर है, और स्टैंडर्ड क्या होती है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि स्टैंडर्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी टर्म होती है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी टर्म है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ टर्म यूज्ड इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज थर्ड। लेकिन नेक्स्ट बोला, आपके पास क्वेश्चन आता है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी टर्म होती है, तो उसमें एक स्केयर वाली थी और एक कांस्टेंट वाली थी। तो इसमें जानेंगे, समझाइए ताकि आपको समझा सके। तो इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, मार्केट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हम जनरल फॉर्म में बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर करें द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है। तो बेसिकली अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड। ठीक है, अब जो फर्स्ट मेथड है उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सरसाइज 1.1 में। दूसरे को बोलते हैं बेसिकली कंप्लीटिंग स्केयर, जो भी आपने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा है। फिर नेक्स्ट होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो कि एक्सरसाइज 1.2 में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर आर 3 डिफरेंट मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्केयर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की तो लिखा हुआ है कि टू लीनियर फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। अब इसके फैक्टर ने तो फैक्टर को डील कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 की बात की तो लिखा हुआ है कि टू लीनियर फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। तो बेसिकली x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 के लीनियर फैक्टर बताने हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं इसका यहां पे लिखा है फैक्टराइजेशन, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। तो बेसिकली फर्स्ट और लास्ट में मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास 50x स्क्वायर, तो हमारे पास सेट मल्टीप्लाई करना है, जिस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास रिजल्ट आ रहा हो 56 और प्लस माइनस करने से आ रहा हो -15। मैं कह लूंगा कि x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7x, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बनता है -56x है, और जब प्लस माइनस करूंगा तो मेरे पास -15x प्लस 56 आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट में देखा है तो x कॉमन है तो आ रहा है x माइनस 8, और लास्ट में -7 कॉमन होगा तो x माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बेसिकली जो है फैक्टर बनाना कैसे इजी फैक्टर बना सकते हैं, मैंने एक ट्रिक बताई थी जिसकी वजह से आपको फैक्टर इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो वो शॉर्ट के अंदर वीडियो पड़ी है, 1 मिनट की वीडियो, तो उसको आप देख लेना। ठीक है, तो अगर मैं देखा है तो x माइनस 8 कॉमन आ रहा है और यहां से x माइनस 7 कॉमन आ रहा है, तो बेसिकली उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप उसको करके देख सकते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या फैक्टर बन रहा है, x माइनस 8 x माइनस 7। ठीक है, तो मेरे पास फैक्टर बन रहा है x माइनस 8 x माइनस 7। उसके अलावा फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये ट्रिक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बतानी है, तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको कैलकुलेटर में ट्रिक करता हूं कि आप ये चीज लिखोगे, आपको कैलकुलेटर डायरेक्ट चीज देगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एन इक्वेशन व्हिच रिमेन अनचेंज्ड x रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x। यही मेरे पास लिखा हुआ है कि x will replace into 1 over x। ठीक है, तो x का जब उलट कर लेंगे तो उलट को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। तो लिखा हो कि एन इक्वेशन व्हिच रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x is replaced by 1 over x। अब x को चेंज करें 1 over x, तो बेसिकली क्या बोला जाएगा, तो इसको बेसिकली बोला जाता है रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो लिखा हुआ है कि एन इक्वेशन ऑफ टाइप 3x 3 की पावर 2 x प्लस 6 इज डैश। तो जब भी आप लोगों ने चीज याद रखनी है कि जब भी मेरे पास 3 है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 कांस्टेंट नंबर है, उसकी पावर अगर कोई वेरिएबल आ गया, ठीक है, यहां पे 3x आ गया, या लेट्स सपोज 3z आ गया, या लेट्स सपोज 3y आ गया, मीन जब भी कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल होगी तो हम बोलेंगे ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको कहता है कि जब भी कांस्टेंट है 3, उसकी पावर x आ रही है। ठीक है, यहां पे आ रहा है 3 की पावर x और यहां पे आ रहा है 3 की पावर 2 x। तो देखा जाए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ रही है। जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ रही है तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा होता है कि 4x स्क्वायर माइनस 16 मीन, यहां पे अगर हम बात करें तो देखो लिखा हुआ है कि 4x स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, एक चीज और बता दूं कि जितनी भी आपको मार्क्स की क्वेश्चन है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने 2, तो उसकी पॉसिबल आंसर कितने 2। अगर मेरे पास x की पावर 4 है तो उसकी पॉसिबल आंसर भी कितने 4 है। तो यहां पे अगर बात की जाए तो कौन सी इक्वेशन है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये प्योर है। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, तो मैंने यहां पे x की वैल्यू निकाली है, तो मेरे पास यहां पे x की पावर 2 है, तो इसकी पॉसिबल आखिर आंसर कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो इसको फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 60। तो मेरे पास करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। अब मेरे पास पावर 2 थी, पावर 2 खत्म करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा था जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो स्क्वायर होगा, इसके पॉसिबल आंसर कितने होंगे, 2। मैं करूंगा कि स्क्वायर खत्म करके अंडर लूंगा, जब अंडर लूंगा तो इसके ऊपर जो वैल्यूज में प्लस और माइनस डाल दूंगा, तो जिसका रिजल्ट आता है वो क्या आता है +-2, जो कि ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 7 की बात करें तो लिखा है कि हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, हमने बताना है कि ये आइदर रेसिप्रोकल है, रेडिकल है, एक्सपोनेंशियल है, नन ऑफ दिस। तो बेसिकली मेरे पास लिखा हुआ है कि 7 में के 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर
माइनस 3x+2। तो बेसिकली इस इक्वेशन को क्या बोला जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, इसके पहले एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में क्या बताया था कि जब वेरिएबल पावर में होगा x y z, तो इसमें नहीं है, तो ये इट्स नॉट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन क्या होती है, रेडिकल इक्वेशन होती है जो अंडर रूट की फॉर्म में लिखी होती है। तो ये रेडिकल भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, तो लास्ट वन इज रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अब आपके ज़हन में आएगा रेसिप्रोकल इक्वेशन कैसी है। तो जब मेरे पास अगर लेट्स सपोज इक्वेशन की पावर n है, उसके बाद आ रहा हो n-1, उसके बाद आ रहा हो n-2, उसके बाद आ रहा हो n-3 अप टू सो ऑन n-n, तो हमारे पास ये आ जाती है बेसिकली, ये इसको बोला जाता है कि ये हमारे पास है रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो देखा जाए सबसे पहले हमारे पास 2 की पावर x/4 थी, फिर रिड्यूस हुई, फिर रिड्यूस हुई, फिर रिड्यूस हुई, फिर रिड्यूस हुई, ठीक है। मीन पहले x/4, फिर x/3, फिर x/2, फिर x/1, फिर कांस्टेंट। दैट व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। जब इस फॉर्म में इक्वेशन हो तो उसको हम बोला जाता है कि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, अब मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर में 8 की बात करूं तो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस मेरे पास कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे पास इसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। अब मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने एरिया फाइंड करना है। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल जिसका फॉर्मूला था कि a इज इक्वल टू पाई r का स्क्वायर। पाई मीन 22/7, r की वैल्यू कितनी थी 7 का स्क्वायर। जब फर्दर करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 49। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। फिर अगर फर्दर मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द ऑब्ट्यूज एंगल। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है। तो उससे पहले मैंने एक कोर्स शॉर्ट में जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब कि पूरे एंगल 0 से लेकर 360 तक एंगल क्या होते हैं। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसकी मदद से आपको सारे के सारे एंगल समझ आ जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे फर्दर आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो मेरे पास टोटल एंगल होते हैं 0 से लेकर 360 तक, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। एक सर्कल बनता है कंप्लीट, मैं यहाँ पे सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब 0, फिर यहाँ पे होता है 90, फिर यहाँ पे होता है 180, फिर यहाँ पे होता है 270, फिर यहाँ पे होता है 360, ठीक है, ड्रॉ कर लिए। तो अगर मैं बात करूँ 0 से लेके 90 मीन 1 से लेके 89 तक जितने भी एंगल बन रहे होंगे उनको बोला जाता है बेसिकली ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल, ठीक है। फिर अगर 90 की बात करें, एग्जैक्ट 90 पे हमारे पास कौन सा बनता है, राइट एंगल। फिर अगर 90 से हम आ जाए 180 के दरमियान तो मेरे पास क्या सा बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। उसके बाद 180 के जब 3 एंगल को ऐड करें तो हमारे पास कौन सा बनता है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर इस डायग्राम की बात कीजिए, इस डायग्राम से देखते हुए आपने इस क्वेश्चन को बताना है कि 91 से लेके 179 तक कौन सा बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो मेरे पास लिखा है कि आइडेंटिफाई द ऑब्ट्यूज एंगल। तो 30 डिग्रीज एक्यूट एंगल, ये आप लोगों ने साथ साथ लिख लेना ताकि आपको समझ आ जाए। 60 इज आल्सो एक्यूट एंगल, ठीक है। 90 डिग्रीज राइट एंगल ट्राइंगल। और लास्ट में 120 90 से लेके 180 के बीच में आ रहा है तो हम बोलेंगे इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो राइट ऑप्शन बन रहा है 120 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो हमारे पास लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द एक्यूट एंगल, ठीक है। 90 से लेस एक्यूट, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। 90 वाला राइट, 120 वाला ऑब्ट्यूज और 150 वाला ऑब्ट्यूज, ठीक है। इस तरह आपने प्रैक्टिस करी तो आपको समझ आ जाएगी। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है वो है 60 डिग्री। फिर आइडेंटिफाई द राइट एंगल। तो राइट एंगल कौन सा होता है, जो 90 का होता है। तो बेसिकली ये कौन सा था, ये आप लोगों ने मुझे बताना है, इसका भी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और इसका भी कमेंट सेक्शन में बताना है। हालांकि इसका राइट ऑप्शन क्या है, 90 डिग्री। तो 45, 135 और 180 डिग्री का आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये कौन सा एंगल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल इज हाउ मच टाइम ऑफ रेडियस, ठीक है। मीन अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूं, ठीक है। अब व्हाट इज अ डायमीटर, डायमीटर बेसिकली बोला जाता है सर्कल के हाफ को, ठीक है। तो सर्कल का आधा उसको बोला जाता है डायमीटर और डायमीटर के आधे को क्या बोला जाता है, रेडियस, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, रेडियस। आपको समझ आ गई है। तो लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाउ मच टाइम ऑफ रेडियस।
मीन जो डायमीटर की लाइन है वो रेडियस से कितनी गुना बड़ी है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो आपको यहाँ पे देखने पे चल रहा है अगर रेडियस में 1 होगा तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2। तो रेडियस इज 2 टाइम ऑफ डायमीटर इज 2 टाइम ऑफ रेडियस, यानी d इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ r। ठीक है, चीज आपने पढ़ी भी होगी। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ठीक है, तो बेसिकली फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो अगर एमसीक्यू नंबर हम 13 की तरफ आज इसके लिखा हुआ है कि अ कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इन टू, यानी एक कंप्लीट सर्कल में कितना का एंगल होता है। तो बेसिकली वन कंप्लीट सर्कल में बेसिकली एंगल होता है 360 डिग्री को, जिसको अगर मैं रेडियन में लिखूं तो बेसिकली 2 पाई होता है। ठीक है, जो कि आपने बेसिकली फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में रेडियन और स्टेरेडियन के टॉपिक में पढ़ा होगा, जो सप्लीमेंट्री यूनिट का फर्दर टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद अगर बात कीजिए रूट ऑफ इक्वेशन 4x² - 5x + 2। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा रूट, अब आप बच्चों के ज़हन में क्वेश्चन आता है कि हम कहीं जगह क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, कहीं जगह डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हैं। अब कहाँ डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे और कहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, तो जहाँ पे रूट लिखा होगा तो वहाँ पे आपने डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला यूज करना है, जहाँ पे रूट मेंशन नहीं होगा वहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। तो ये चीज़ आपके ज़हन में कंफ्यूजन दूर होगी। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की तो हमारे पास रूट को फाइंड करना है। ठीक है, अब मेरे पास लिखा है कि रूट ऑफ इक्वेशन हम बताने के इधर रैशनल है, इर्रेशनल है या इमेजिनरी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास रूट क्या होते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे रूट ऑफ इक्वेशन, अब रूट ऑफ इक्वेशन की बात करें तो इसके मेरे पास 3 रूल थे। ठीक है, जो फर्स्ट रूल था कि 1 b² - 4ac > 0। ठीक है, यानी b² - 4ac को जब मैंने सॉल्व किया उसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मीन > 0 है। ठीक है, बट जो आंसर आ रहा है वो प्रीफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 1 प्रीफेक्ट स्क्वायर आ रहा है लेकिन 2 हो गया, वो प्रीफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, नॉट अ प्रीफेक्ट स्क्वायर। जब ये होगा तो देन रूट आर इर्रेशनल। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी मैं एग्जांपल भी करवाता हूं। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी कि लेट्स सपोज मेरे पास 3 आ रहा है, 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जब ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट चिन्ह तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। फिर अगर दूसरे की बात कर लें, दूसरे रूट की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि b² - 4ac > 0 बट परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर क्या होगा, रूट हमारे पास क्या होंगे, रूट आर रियल एंड रैशनल। ठीक है, रूट रैशनल भी होंगे, रियल भी होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इसके जो है वो क्या होगा, 4 16 9 25 ये प्रीफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हम बोलेंगे प्रीफेक्ट स्क्वायर, तो जब प्रीफेक्ट स्क्वायर होंगे तो बोलेंगे रूट आर रियल। ठीक है, ये रियल होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड वाले की, ठीक है, कि b² - 4ac = 0। ठीक है, इक्वल टू 0 मीन 0 आ गया, रिजल्ट जब आ गया तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे रूट आर इक्वल एंड रियल। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे मूव करते हैं जो कि 4 वाला है। तो अगर 4 वाले की बात करें वो क्या होता है कि b² - 4ac < 0। फिर बोलेंगे हम रूट आर इमेजिनरी, रूट आर इमेजिनरी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि -5 -10 -100 मीन नेगेटिव वैल्यू। जब नेगेटिव वैल्यू आएंगे तो हम बोलेंगे रूट आर इमेजिनरी। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो हम क्वेश्चन को देख के इनको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो है 14 में लिखा हुआ था कि रूट ऑफ इक्वेशन, जब भी किसी इक्वेशन के रूट फाइंड करें तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात कीजिए, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कीजिए, ठीक है, मैंने रूट फाइंड करने हैं तो मेरे पास क्या लिखा हुआ था कि b², इधर के मेरे पास क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ था कि 4x² - 5x + 2। तो इसके रूट फाइंड करने थे तो मेरे पास फॉर्मूला था b² - 4ac। अब वैल्यू पुट कर लेता हूं तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, -5 का स्क्वायर -4 × 2। जब इसको फर्दर सॉल्व किया तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 4 4 16 16 2 32। तो 32 - 15 25 कितना हो जाएगा, अब -7 आ रहा है। ठीक है, जब इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास इसका रिजल्ट कितना आ रहा है -7। अब -7 मेरे पास नेगेटिव आ रहा है तो मेरे पास चौथी क्वेश्चन सेटिस्फाई आ रही है कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है।
जब नेगेटिव वैल्यू तो हम बोलते हैं कि रूट इज इमेजिनरी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्यूब रूट ऑफ -1, हमने फाइंड करने का क्यूब रूट ऑफ -1 को फाइंड करना है, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ -1 को फाइंड करने के मैं सारी चीज को रेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमने बेसिकली क्यूब रूट ऑफ -1 को फाइंड करना है। अब क्यूब रूट ऑफ -1 को फाइंड कर लेते हैं। तो क्यूब रूट को फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि मेरे पास लिखा हुआ है कि x -1 का क्यूब रूट 1/3, स्क्वायर रूट 1/2, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई है। अब क्यूब रूट को खत्म करने के लिए मैं क्या ले लूंगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, जिसकी मदद से यहाँ पे आ जाएगा x³ और यहाँ पे जाएगा -1। अब ये -1 इधर क्या हो जाएगा +1, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब इसमें फॉर्मूला लगता है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है कि a³ + b³ यानी क्यूब के पार्ट का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। a + b a² - ab + b², ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इस फॉर्मूले को उसके अंदर इंप्लीमेंट कर लेता हूं। जब इंप्लीमेंट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि x³ + 1 का क्यूब = x + 1, ठीक है। फिर x² - x + 1, यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर इसको फर्दर कर लेते हैं। फिर मैं फर्दर करूंगा तो हो जाएगा x + 1 = 0 और यहाँ पे x² - x + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x = -1। तो अब बार यहाँ पे देखा है तो हमारे फैक्टराइजेशन भी पॉसिबल नहीं है, कम्युलेटिव स्क्वायर भी पॉसिबल नहीं है। तो कम्युलेटिव स्क्वायर तो पॉसिबल है लेकिन वो डिफिकल्ट हो जाएगी, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, a = 1, b = -1, c = 1, ये आ जाएगा। अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। तो जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कि x - b ± √b² - 4ac/2a, तो माइनस प्लस फिर प्लस माइनस b मीन -1 का स्क्वायर -4a और c की वैल्यू भी 1/2a, फिर 1 ± -2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद अगर देखा जाए तो मेरे पास इसकी दो वैल्यू आ रही होंगी, x = 1 + √-3/2 और एक और ही होगी 1 - √-3/2, ये आ रही होगी। दो वैल्यू आ गई, एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में लिख लिया। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ओमेगा और ओमेगा क्यूब की दो वैल्यू होती हैं, जो यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। तो ओमेगा की वैल्यू होती है -1 + √-3/2 और ओमेगा क्यूब की कितनी वैल्यू होती है -1 - तो अगर क्वेश्चन आपको ज़हन में आता है कि हम इसको फर्दर सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, हम फर्दर ओमेगा के इक्वल क्यों पुट कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें तो कैलकुलेटर के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करके आप देखोगे तो आपके पास मैथ एरर आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो √-3 पुट करोगे तो मैथ एरर आएगा, लेकिन मैं 3 पुट करूंगा तो मैथ एरर नहीं आएगा। यानी अंडर के अंदर अगर -4 ही पुट करो जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है तब भी मैथ एरर देगा। तो इसको बचने के लिए हम इसको मेगा में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर बात की है तो मेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1, तो हमारे पास यहाँ पे तो +1 आ रहा है दोनों पे, तो मैं माइनस को कॉमन ले लूंगा। जब मैं माइनस को कॉमन ले लूंगा तो हमें बचेगा -1 -√-3/2 विच मीन हो जाएगा -ओमेगा के इक्वल, और ये आ जाएगा इसी तरह -ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, और ये मेरे पास था -1। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहे हैं -1 -ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 एंड -ओमेगा का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। उसके बाद अगर हम एमसीक्यू नंबर 16 की तरफ बात करें तो इसको मैं रेज कर लेता हूं। तो अगर हम एमसीक्यू नंबर 16 की बात करें तो लिखा हुआ है कि इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इससे पता चला कि जो चीज ग्रेटर देन 0 होती है मतलब पॉजिटिव है, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जो भी वैल्यू आ रही है वो अगर स्टार्टिंग की बात करें 1 4 16 25 36 49 64 81 100 इनमें से नहीं आ रही, ठीक है, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट ऑफ इक्वेशन। अब हमें बताना है कि रूट ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या होंगे जब हमारे पास पॉजिटिव आ रही है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर नेगेटिव आती है तो हम बोलते हैं इमेजिनरी है, अगर पॉजिटिव आती और परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम बोलते हैं बेसिकली रैशनल है, लेकिन ये पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैंने भी आपको इक्वेशन करा के दी थी, तो दैट इज इरैशनल, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझ आ गई होगी। फिर अगर हम बात कीजिए कि इफ 1/अल्फा 1/बीटा इज इक्वल टू, तो उसको हम यहीं पे एलसीएम ले लेंगे।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। ठीक है, तो इससे राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान एमसीक्यूज था ये। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 18 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि रूट ऑफ इक्वेशन फाइंड करने और हम बताने कि रूट ऑफ इक्वेशन क्या होंगे। ठीक है, तो मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा और इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपने इसका एमसीक्यू का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो 4x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 1। अब इसके रूट फाइंड करने हैं, तो जब भी रूट फाइंड करने होते हैं तो हम यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, लेकिन जब भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। अदरवाइज जब रूट की बात आएगी तो हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले को। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू -4 है एंड c की वैल्यू 1 है। तो क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही थी -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 16 -16 इक्वल टू 0। अब मेरे पास आंसर आ रहा है 0। ठीक है, यानी b² -4ac इक्वल टू 0। तीन कंडीशन बड़ी थी, तो अब तीसरी वाली कंडीशन बनती है। पहली वाली कंडीशन ग्रेटर देन 0, दूसरी वाली कंडीशन ग्रेटर देन 0, थर्ड वाली इक्वल टू। तो हमारे पास इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा राइट। तो बेसिकली इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनता है कि वो रियल एंड इक्वल है, रियल एंड अनइक्वल, इमेजिनरी एंड इरेशनल। तो मेरे पास आ रहा है, देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ रहा है इक्वल टू 0 विच मीन इक्वल है। तो आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एमसीक्यू नंबर 19 की बात करूं, तो अगर एमसीक्यू नंबर 19 की बात करें उसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन, एंड इक्वेशन में बस क्या लिखी हुई है, अब इक्वेशन के रूट क्या है अल्फा और बीटा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास इक्वेशन क्या लिखी हुई है p x² प्लस qx प्लस r। ठीक है, अब मेरे पास जो रूट ऑफ इक्वेशन आ रहे हैं, एक अल्फा रूट है और दूसरा बीटा है। ठीक है, हमने सम ऑफ रूट फाइंड करना है ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ठीक है, तो मेरे पास जो रूट है मैंने फाइंड ये करना है कि 2 अल्फा एंड 2 बीटा को मैंने फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर इसकी बात कीजिए फर्दर, तो मेरे पास यहां से a की वैल्यू आ रही है p और b की वैल्यू आ रही है q एंड c की वैल्यू आ रही है r। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ, फिर सम फाइंड कर लेता हूँ। तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो मेरे पास क्या होता है, सम इज इक्वल टू जो कि मेरे पास होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। और प्रोडक्ट की बात की जाए तो जो कि मेरे पास होता है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास आ रहा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, अब b की वैल्यू देखिए तो मेरे पास कितनी थी q, और a की वैल्यू देखिए तो मेरे पास थी p। तो मेरे पास आ रहा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस q ओवर p। लेकिन अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट की बात की तो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखा होता है कि हमने फाइंड करना है कि सम ऑफ रूट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो 2 अल्फा और 2 बीटा को कैसे फाइंड करूंगा, तो मैं यहाँ पे कर लूंगा कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, फिर 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही थी q डिवाइडेड बाई p, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -2q डिवाइडेड बाई p। तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व किया, कंप्लीट सॉल्व किया, तो मेरे पास का रिजल्ट क्या आया था -2q डिवाइडेड बाई p, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे पास बन रहा था सी। फिर उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेरे पास लिखा हुआ है कि द नेचर ऑफ अ रूट ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज डिटरमाइंड। ठीक है, मीन कि किसी भी इक्वेशन के रूट को हम किस इक्वेशन से फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से। तो बेसिकली हम उसको फाइंड करते हैं यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। सिंथेटिक इक्वेशन हम लगाते हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फर्दर x की पावर 3 x की पावर 4 आ जाती है। प्रोडक्ट ऑफ रूट हम यूज ही नहीं करते, सम ऑफ रूट यूज नहीं करते। जब भी हमें किसी चीज की नेचर फाइंड करने हैं तो हम यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज, अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पूछ रहा है जो कि आप लोगों को पता होगा, जो कि आ रहा है b² माइनस 4ac। उसके अलावा बेसिकली ये जो है हमारे पास थ्योरम की कुछ एमसीक्यूज आ रहे हैं जिनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके अलावा अगर जो क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए बताएं इनके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं, तो कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आई तो आपने कमेंट सेक्शन में आपने बता देना है, या व्हाट्सएप के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप का नंबर होगा, हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसको इन 100 के 100 एमसीक्यूज को डील किया जाएगा।
अब आपको स्क्रीन पे समझ शो भी होने कि हमने इसके अंदर 100 डिफरेंट एमसीक्यूज को बना ली पीडीएफ, जिसको हम एक कंप्लीट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह बाकी 20 नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह के बाद।